नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस खास शो में। अमर उजाला लाइव पे इस वक्त हम लोग हैं, एक खास शो लेके आज हम हाजिर हुए हैं। शो का नाम भी है खबरों के खिलाड़ी, और मेरे आसपास जो आप ये मजमा देख रहे हैं, ये तमाम लोग खबरों के खिलाड़ी रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं, बड़े पत्रकार हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और जब ये कहते हैं कुछ भी, चाहे वो बोलने के अंदाज में हो, चाहे लिखने के अंदाज में हो, उसको दुनिया सुनती है। नेता लोग भी सुनना चाहते हैं कि हमने जो कहा उसका मतलब क्या निकाला। ऐसे कुछ खबरों के खिलाड़ी के साथ ये विशेष आयोजन लेके आज हम प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूँ, मेरे साथ मेघा प्रसाद जी हैं, लेडीज़ फर्स्ट, स्वागत है आपका मेघा। मिहिर रंजन है मेरे साथ। मिहिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण तिवारी को आप सब जानते ही हैं, अमर उजाला का जाना माना चेहरा। आज हमने रोल बदला है अपना। जयदीप कर्णिक, अमर उजाला.com के संपादक हैं, हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अक्सर टीवी चैनल्स पे आप देखते होंगे, खूब पुरजोर तरीके से अपनी बात करते हैं और अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं। और हम सब में सबसे वरिष्ठ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। आज की चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि देश में इस वक्त माहौल क्या है। बार बार कहा जा रहा है कि 23 में इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, 24 में आम चुनाव होने हैं। क्या चुनावों की नींव पड़ चुकी है? क्या इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? क्या इसीलिए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो रही है? क्या इसीलिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि कब्र की बात करोगे तो कमल खिलेगा, ये सब उसकी तैयारी चल रही है? इसी पर पहले एक ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं तमाम एक्सपर्ट से, तमाम खबरों के खिलाड़ी से, और फिर हम शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। मेगा, बीइंग अ लेडी, आई वुड लाइक टू कम टू योर फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। क्या आपको लगता है इस वक्त देश में कैसा चुनावी माहौल है? आप बात कर रहे हैं 2024 आम चुनाव की। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से जो मुद्दा है वो ये है कि जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कुछ दिन पहले कि मैं तैयार हूं और मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे बाकी पार्टियों से खबर आए या आपसे सूचना मिले, हम साथ में मिलकर 2024 लड़े। नीतीश कुमार ये कहते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो हैं वो अपनी चुनावी रैली में डेरेक ओब्रायन ये कहते हैं कि भाई देखिए, ममता बनर्जी एक तरफ हमारी नेता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उसी एरिया में नॉर्थ ईस्ट में जाकर कैंपेन कर रहे हैं। डिफरेंस देखिए दोनों के रैली में, बहुत क्लियर हो जाता है कि टीएमसी किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती है। नीतीश कुमार यहाँ अपने नेता बनने की खुराक में हैं। आप आम आदमी पार्टी है, ये सारी पार्टियां क्या मिलकर खरगे जी की इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा महागठबंधन बनेगा और उस गठबंधन के नेता शायद राहुल गांधी होंगे या कांग्रेस से कोई होंगे, और उस दिशा में आगे 2024 की ठीक नब्ज पकड़ी है। राहुल गांधी का जिक्र करके, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करके, कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है, वहां वो अपने नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल आपसे, हमने कल ही सुना, कल ही देखा, अचानक अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मिल लेते हैं। वहां जैसे कि मेघा ने कहा, ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता नहीं मान रही हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई 100 से अधिक सीटें नहीं आ पाएंगी, 100 अमित शाह आ जाए तो कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। ये क्या विपक्ष में जो बिखराव है, ये बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, या वाकई में ये एक हो सकते हैं? देखिए सुमित जी, इतिहास साक्षी है कि विपक्ष की एकता कभी 1 साल 1.5 साल पहले नहीं हुई है। 77 में जनता पार्टी की जब बनी, इंदिरा गांधी की जेल में पड़े हुए नेता एक होने को तैयार नहीं थे। तब जयप्रकाश नारायण को धमकी देनी पड़ी थी कि अगर तुम सब एक नहीं होगे तो मैं अपनी पार्टी अलग बनाऊंगा, और उसके बाद वो सब एक हुए और जनता पार्टी ऑफिशियली चुनाव के बाद बनी। सब लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़े, और आज भी अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाए तो लोकदल के ही एमपी हैं सारे, वो हल्दर किसान पे। 89 में बीपी सिंह को मानने के लिए चंद्रशेखर तैयार नहीं थे। रामकृष्ण हेगड़े, देवगौड़ा, बीजू पटनायक, एनटीआर, कोई मानने को तैयार नहीं था। चुनाव से 2 महीने पहले चौधरी देवीलाल ने इलाहाबाद का चुनाव जिताने के बाद बाई इलेक्शन, और उसके बाद बड़ौद की जनसभा में बीपी सिंह को घोषित किया कि हमारे नेता होंगे। 2 महीने पहले 1996 में जो गठबंधन बना संयुक्त मोर्चे का, वो चुनाव के बाद बना। 13 दिन तक अटल जी की सरकार रही, उसके बाद देवगौड़ा और गुजराल की सरकारें बनी। 2004 में यूपीए चुनाव के बाद बना, जब सोनिया गांधी की यहाँ मीटिंग हुई और तब जाकर के वो तो। और दूसरा उदाहरण भी है, जब भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद कांड के बाद बिल्कुल अस्पृश्य सी हो गई थी राजनीति में, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो पार्टी जीत सकती है और लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार जैसे दूर विरोधी वो चले गए
बीजेपी के साथ जी, एनडीए और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हुए दिखाई पड़े, तब रामविलास पासवान जो 15-20 दिन पहले कोस रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा कोस रहे थे, वो चले गए उनके साथ। तो अभी आज ममता बनर्जी क्या कह रही हैं या अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये निर्भर करेगा 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत लेती है, अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ राजस्थान में से 2 स्टेट जीत लेती है या तीनों जीत लेती है, तो यही जो आज कांग्रेस के खिलाफ हैं, ये सब कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव जीता था। मैं आपको 5 साल पहले ले जा रहा हूँ, 18 में चुनाव जीते थे, लेकिन सुनिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता था, तो क्या हुआ कांग्रेस के पास कहां गए? उस पर भी आ रहा हूँ, 18 में भी आ रहा हूँ। लेकिन अगर उल्टे नतीजे हो गए तो कांग्रेस को घुटनों के बल जाकर के इनसे बात करनी पड़ेगी। 18 में कांग्रेस ये जीते थे, लेकिन जो कांग्रेस का अहंकार सिर चढ़ गया था, और उस अहंकार के चलते कांग्रेस ने इन नेताओं को, आप याद कीजिए कि बंगाल में बड़ी रैली हुई थी, बेंगलुरु में बड़ी रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेसियों को लगा कि हम अकेले ही सरकार बना लेंगे। जो घमंड था 2019 के चुनाव में, उस वजह से विपक्ष की एकता नहीं हो पाई थी। इस बार वो घमंड अगर कांग्रेस में फिर आ गया तो वही होगा जो 19 में हुआ था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस इस बार मौका चूकना चाहेगी, इसलिए जिम्मेदारी विपक्षी दलों से ज़्यादा एकता की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि नतीजे जो भी हो कैसे विपक्षियों को साथ लेती है। इस बार अलग क्या है? इस बार अलग क्या है? और सर से मेरा सवाल यही है कि 2014 और 2019 में भी लगभग यही माहौल था, और दोनों समय में ये सब फेल हुए। महागठबंधन तो कुछ कर भी नहीं पाई, साथ में भी नहीं आ पाए, टीएमसी नहीं आएगी साथ में, आम आदमी नहीं आएगी साथ में, वाईएसआरसीपी नहीं आएंगे साथ में, तो फिर क्या क्या बनेगा इनका? 2014 में और 19 में अलग अलग था। 2014 में तो यूपीए सत्ता में था और गठबंधन बनना था और सत्ता के खिलाफ बनना था। दोनों समय ये बीजेपी के खिलाफ खड़े हो नहीं सके। बीजेपी ने बनाया गठबंधन, और उनका गठबंधन ज्यादा मजबूत था। 2019 की बात आपकी सही है कि 2019 में जो गठबंधन बनना था वो क्यों नहीं बना। ये एक चीज आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं इसी पॉइंट से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हर्षवर्धन, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि अगर विपक्षी एकता लानी है, करनी है, तो ये ठीकरा, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को उठानी होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो नेतृत्व है, जिसमें अब खड़गे साहब आगे आ गए हैं, गांधी परिवार को पीछे धकेलने की कोशिश की गई है, या ये पिक्चर बनाई जा रही है कि गांधी परिवार अब नहीं है सामने, क्या इस पर एकता हो सकती है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं इस विचार का ही नहीं हूं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है या फलाना की जिम्मेदारी है। राजनीति ऐसे नहीं होती है भाई। हाँ। ये थोड़ी ना हुआ कि एक बड़ा मजबूत पहलवान है, 5 चिरमिक टाइप पहलवान एक साथ जाएंगे, वो मारेगा एक एक झापड़, सब किनारे चले जाएंगे। तो ऐसे होती क्या राजनीति? राजनीति में अपनी ताकत बनानी होती है। पहलवान खड़ा तो हो, पहले कुछ 2 दांव लगाना तो आए उसको। कांग्रेस को अपने आप को तैयार करना है। कांग्रेस को किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो अपनी ताकत, अपना शरीर ठीक करो यार। तुम्हारे मसल नहीं ठीक है, तुम्हारे अंदर ऐब है, तुम्हारी दिक्कत है। 6 पैक ऐब वाली बात नहीं कर रहा हूं, ऐब वाली बात कर रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संकट क्या है? भारतीय राजनीति में किसी नेता के लिए इतना बड़ा संकट नहीं हुआ, साख का संकट है। नेता बताइए ना, हंसते हैं लोग राहुल गांधी के नाम पर। और अभी इतनी मुश्किल से मैं उसी पे आ रहा हूं, बस वहीं आ ही रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर से चल के चलती है। कहां पहुंची वो? शुरू हुई विवेकानंद केंद्र से। किसने बनाया? जो एकनाथ रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने विवेकानंद केंद्र बनाया था। इसके अलावा कोई जगह नहीं मिली राहुल गांधी। कहां खत्म हुई? लाल चौक पे। क्यों? अनुच्छेद 370 खत्म हो गया। आज भाई बहन दोनों, प्रियंका और राहुल, वहां स्कीइंग कर रहे हैं, मोटर स्कीइंग कर रहे हैं। इससे शानदार नरेंद्र मोदी का प्रचार क्या हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बेहतर कर दिया। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी ताकत खड़ी करो। अगर आपको लगता है कि कभी अचानक आएंगे और कहेंगे इस देश में सब संघ बर्बाद कर दे रहा है, मोदी बर्बाद कर रहा है, देश अब ऐसा नहीं है भाई। अब ऐसा नहीं होता कोई एक पत्रकार, कोई एक संपादक या हम ही लोग बैठे कुछ बोल देंगे, जनता मान ली। कोई थोड़ी देर बाद देखेंगे अरे हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे हैं, अरे यार ये तो सच, ये है गजब आदमी है, ये सुमित अवस्थी के साथ बैठ के क्या बोले जा रहे हैं। जनता अब आपको तुरंत जज करती है, जनता आपको मेरिट पे देखती है। जनता के पास 5 और सोर्स हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने आप को नए तरह की राजनीति करना सीखना होगा। साख खत्म। हर्षवर्धन जी, काउंटर क्वेश्चन। जनता ने ये नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराया? क्या जनता ने ये नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती? आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी वहां नहीं गए इसलिए जीत गए, बहुत से बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं, पर कुछ नहीं। मैं इसको ऐसे भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के बगैर जाए हम लोग चुनाव जीत सकते हैं।
वो देखने का तरीका है। मैं ये आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो पैमाना है चुनावी जीतने का, क्या ये काफ़ी नहीं है? केवल वही जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलेंगी, क्या वही पैमाना रह जाएगा किसी की पॉपुलैरिटी का? सोशल मीडिया कुछ भी अलग नहीं है। पहले तो मैं बार बार कहता हूँ सोशल नहीं भाई, न्यू मीडिया है। ऐसा थोड़ी ना है कि अखबार अनसोशल था, टीवी अनसोशल था। नहीं, अनसोशल नहीं कह रहा ये सब न्यू मीडिया नाम है। है। एक समय के बाद जो नया आया उसको लोगों ने कह दिया है, क्योंकि इंटरनेट ठीक पे है। था, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप सोचिए, वहां जो कहने वाले लोग हैं, हम ही आप तो जाके बोलते हैं ना, हम जो पहले चौराहे पे बात करते थे वो हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या न्यू मीडिया पे कर रहे हैं। तो ये कोई फर्क नहीं है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि क्या राहुल गांधी हिमाचल चुनाव को लेकर, गुजरात चुनाव को लेकर, दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर लड़ते कभी दिखे क्या? अरे भाई, बहुविकल्पी प्रश्न आता है, उसका उत्तर होता है बहुविकल्पी। हम कुछ बिना पढ़े चले जाएं और हमने टक 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 भगवान का नाम लेके या जिसको है तीसरा तीसरा चौथा सी डी ऐसे करके मार दिया, जीत गए। हम जीत गए, लेकिन हमें भरोसा है क्या जीतने का? हिमाचल की जीत कांग्रेस पार्टी की उसी तरह की है, और ये भाजपा की हार ज्यादा बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का इतना कद्दावर सूचना प्रसारण मंत्री उनके रहते हार गए। नरेंद्र मोदी को जाके एक एक से बात करना, ये भाजपा की हार ज्यादा बड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस को भरोसा इतना होता तो राहुल गांधी वहीं बैठते और वहीं से कहते कि भारत जोड़ो विनोद जी यात्रा आपकी ये बात है। का जवाब देंगे, लेकिन एक चीज जो हर्षवर्धन जी ने कही कि अगर बीजेपी हार सकती है तो अपनी ही गलतियों से, अपने ही मतभेदों से हार सकती है, जो कि हिमाचल में हुआ। एक लाइन में अगर मैं इंटरप्रेट करूं हर्षवर्धन जी के इस पूरे एनालिसिस को, आप क्या कहना चाह रहे थे इनकी बात सुन के? आपने हाथ उठाया बीच देखिए, में। कोई भी पार्टी हारती है तो अपनी गलतियों से ही हारती है, खाली बीजेपी ही नहीं। जी, कांग्रेस अगर 2014 में हारी तो अपनी ही गलतियों से, अपने ही कर्मों से हारी है। या कांग्रेस पार्टी 1977 में अगर हारी थी तो अपने ही कर्मों से हारी थी। तो हर पार्टी जब पहले अजय होती है और हारती है तो अपनी ही गलतियों से हारती है, और दूसरा वाला उस गलतियों का फायदा उठा के जीतता है। तो कुश्ती में, लड़ाई में तो ये होता ही है, एक की गलती एक की सफलता। तो ये अन्योन्याश्रित हैं दोनों। हर्षवर्धन जी ने कहा कि राहुल गांधी लड़ते नहीं दिखे किसी चुनाव में, ऐसा नहीं है। 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए तो राहुल गांधी लड़ते दिखे और बीजेपी को 99 पे ले आए थे। ऐसा, हाँ, इसी तरह एक नहीं था, 3 प्रदेश थे उसके बाद 18 में। गुजरात में नहीं, तीनों, बाकी राजस्थान में भी दिखे, मध्य प्रदेश में भी दिखे जब अध्यक्ष थे वो। मंदिर करते दिखे थे सर। जो मंदिर करें, मस्जिद करें तो सभी करते हैं, खाली राहुल गांधी पे निशाना क्यों लगता है? मोदी जी नहीं जाते मंदिर। मोदी जी तो कहकर जाते हैं, मोदी जी तो कहकर जाते हैं। राहुल गांधी को तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी थी उस वक्त, मगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं उस बात से, है ना। पहली बार हर छोटी बड़ी मंदिर में हर जगह चले गए थे राहुल गांधी, और शायद उसी वजह से कुछ बढ़ा भी नंबर उनकी गुजरात में। मगर मैं मानती हूँ आपकी बात, बहुत विजिबल थे। टोपी नहीं लगाई थी मोदी जी ने, अब वो चादर भेज रहे हैं और वोरा मुसलमानों में चादर ओढ़ के भी जा रहे हैं। तो समय आने पर नेता, वोरा मुसलमान 2014 में भी गए थे, अगर आपको सही याद होगा तो तब भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। मगर राहुल गांधी ने तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी थी गुजरात में, ये बात तो है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब आप मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए। मोदी जी ने 2013 में टोपी नहीं लगाई थी, जालीदार लगाई थी? नहीं लगाई थी ना, नहीं लगाई। तो वो स्ट्रेटजी उस समय टोपी न लगाने की थी, और बाद में टोपी लगाने की, चादर ओढ़ने की स्ट्रेटजी भी आ गई। तो स्ट्रेटजीज बदलती है नेताओं की, हर नेता की बदलती है। G20 है इस साल देश में, G20 भी है साल, दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हमारे आने वाले आ ही रहे हैं। आज भी जर्मनी चांसलर यहाँ मुस्लिम वोटों को लुभाना भी चाहते हैं, दिखाना है ना भाई, हम सब सबको दिखाने के अलावा उनका एक रीच आउट भी कर रहे हैं भाई। वो मुस्लिम वो देखिए, और अच्छी बात है, वोट भी कर रहे हैं, ये वोट भी कर रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में अच्छी बात है। अगर कोई नेता, कांग्रेस को अगर तुष्टिकरण की राजनीति छोड़कर मंदिर करना पड़ा तो वो भी तो तुष्टिकरण क्या है? वो तुष्टिकरण पर अलग बहस हो जाएगी। सच्चर तुष्टिकरण, वो हिंदुओं का तुष्टिकरण करे, कोई मुसलमानों का तुष्टिकरण करे, तुष्टिकरण तो दोनों तरफ से हो रहा है। मैं और लोगों को लेके आता हूँ। मिहिर, आप बड़े ध्यान से सुन रहे, तीनों के वर्जन सुने आपने। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या राहुल गांधी एकता नहीं ला पाएंगे? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप रही? क्या कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन केवल ढकोसला हो रहा है? वहां पे नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं है कांग्रेस के पास? क्या कहना चाहेंगे, आपका इंटरप्रिटेशन? देखिए, खबरों के खिलाड़ी आप भी हैं। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि सरकार और बाजार से मेरा मतलब है कि शेयर बाजार से, ये दोनों चीज़ें चलती हैं सेंटिमेंट से। जनता का सेंटिमेंट और निवेशक का सेंटिमेंट अगर आपके पक्ष में है तो आप 2 साल में 200 रुपये का शेयर 4000 रुपये के शेयर में भी जा सकता है, और नहीं तो 1 महीने में 4000 का शेयर गिर के आपका 1200 रुपये हो जाएगा। सेंटिमेंट की बात है। और अगर सेंटिमेंट इतना ना होता तो एक प्याज के मुद्दे पे शीला दीक्षित की सरकार नहीं गिर गई होती, चली गई होती। तो बीजेपी की ठीक है, तो वो कह रहे हैं, वो है कि जनता को कौन सी चीज दिल पे कब कैसे लग जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो अब है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सबसे पहला टारगेट और उनका सबसे पहला लक्ष्य ये है कि क्या वो जनता के दिल में अपनी जगह बना पा रहे हैं, और वो जगह उस कीमत पर मतलब इतनी होनी चाहिए जो कि मोदी जी से ऊपर हो, मतलब कांग्रेस को आप बीजेपी से ऊपर लेके जाए। और देखिए उसकी स्कोप है, 2019 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 37% वोट मिले हैं, यानी कि 63% वोट जो है वो किसी और को गया है, नॉन बीजेपी को गया है। अगर बीजेपी से ऊपर जाना है तो 37 से 1% ज़्यादा, यानी कि अगर 38% वोट कोई लीडर अपने लिए या गठबंधन करके अगर वो ले आता है तो आप एक सरकार को चुनौती दे सकते हैं। मैंने जितना राहुल गांधी जी की यात्रा, आपने सवाल किया, उनको देखा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो गए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों से जुड़े, उनके अपने व्यक्तिगत हो सकता है इन्रिचमेंट हुआ होगा, लोगों से जुड़ा होगा पार्टी को समझने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ उनको एक विपक्ष जोड़ो यात्रा भी करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिला है पिछले चुनाव में सिर्फ 19% और बीजेपी का है 37%। 19 और 37 का मार्जिन, या तो कोई मुद्दा ऐसा आ जाए जिसमें पता चला कि वो करिश्मा खत्म हो गया, आपने पूरा भरोसा किया हुआ कि विनोद जी पे मैंने भरोसा कर रखा है, और अचानक से इनसे कुछ ऐसा हो गया कि वो तिलस्म टूट गया, तो तिलस्म टूट गया तो गिर के वैसे ही हो जाएगा जैसे अडानी के शेयर्स हुए। तो वो अगर नहीं होता है तो फिर आपको खुद को इस लेवल पे ऊपर करना पड़ेगा कि 19 आपका कम से कम 33, 34, 35% तक तो जब बात विनोद जी शुरू में कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है विपक्षी एकता को लाने वाली, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी नीतीश पार्टी। कुमार ने तो खुल के मंच से बोल दिया सलमान खुर्शीद के सामने, लेकिन जयराम रमेश ने जवाब मना कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि हमको पता है भैया हम क्या है, और नीतीश कुमार की क्या हैसियत है भैया, आप लोग गजब नीतीश कुमार को चढ़ा दिए हैं। पहले नंबर से तीसरे नंबर की एक स्टेट में पार्टी है, उसको आप नेशनल लेवल पे कांग्रेस के बराबर खड़ा कर देते हैं। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तो देश में अकेली पार्टी है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि इनको भी कोई जामौन चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जब तक, और किसको आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों को एक करके कांग्रेस बड़ी हो जाएगी, अरे वो तो देखे बैठे हुए कि तुम्हारा ही तो हिस्सा हम छीन के बड़े हुए, कहां चक्कर में पड़े हो? इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, विपक्ष मिहिर जी ने कहा कि विपक्षी एकता जरूरी है, विपक्ष जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जयदीप आपसे यह है कि कांग्रेस के अंदर ही इतने सरफुट अव्वल है, अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या चल रहा है छुपा नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है सिंहदेव साहब के बीच में और बघेल साहब के बीच में छुपा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया सुक्खू को हम सब जानते हैं, आखिर तक लगी रही रानी साहिबा। इन सब परिस्थितियों के बीच में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब तक अंदरूनी एकता नहीं ला पाएगी तब तक राहुल गांधी की अपनी लीडरशिप पार्टी में जब इस्टेब्लिश नहीं होगी तो विपक्षी दल कहां से इस्टेब्लिश हो जाएंगे? देखिए सुमित जी, आपके खबरों के खिलाड़ी में बहुत दिलचस्प बहस और बातचीत चल रही है। मैं सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में यही कहूँगा कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबती नाव को छोड़कर हर कोई भागना चाहता है। तो कांग्रेस के डूबते जहाज को छोड़कर कितने लोग भागे और भागने की तैयारी में हैं, और बचे हुए जो लोग हैं वो असल में अपनी गलत चीज़ें भी मनमानी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के आला कमान को अब ये डर है, जैसे इतना बड़ा राजस्थान में जो संकट हुआ जिसमें गहलोत के सारे विधायक एक साथ खिलाफ हो गए, पर्यवेक्षक वहाँ गए, उनके साथ बातचीत तक नहीं की और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की बजाय पूरी लाइफलाइन मिली। यहाँ तक की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरह का बयान भी गहलोत के खिलाफ आ जाए और वो जनपथ में जाकर अपने सारे गुनाह माफ़ करवा कर आ गए, जबकि बाकायदा एक विद्रोह था वो आला कमान के खिलाफ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग छोड़ के चले गए पहले ही, गुलाम नबी आज़ाद से लेके सारे बड़े नेता, उन सारे नेताओं की वजह से कांग्रेस पहले ही कमज़ोर हुई है और अधिक कमज़ोर न हो जाए ये आला कमान की चिंता है। इसीलिए गांधी परिवार पीछे जाकर खड़गे जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर सामने लाया है। बात यही है कि जो सत्ता में शक्ति होती है उसके साथ हर कोई चिपकना चाहता है, जुड़ना चाहता है और चढ़ते सूरज के साथ सब सलाम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस पूरी बातचीत में एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने का पूरा क्रेडिट हमको भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल खुद को बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को और देश की आवाम को इलेक्शन मोड में रखा है। पूरे टाइम इलेक्शन हो रहे हों या ना हो रहे हों, इलेक्शन का विमर्श जारी रहता है, चुनाव को लेकर रणनीति जारी रहती है, चुनाव को लेकर जोड़ घटाव की राजनीति जारी रहती है और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है कि वो चुनाव हारने के बाद भी अपनी उस चुनावी मोड़ की ताकत को बड़ा बनाती रहती है, क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका कोई तोड़ विपक्ष के पास इस वक्त नहीं है। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, अगर 2 सीटों से 300 सीटों पर जाने वाली भाजपा किस तरीके से वहां पहुंची है उसके सबक कांग्रेस नहीं लेगी।
तो वो नहीं जाएगी। मेरा ये मानना है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हम न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, बल्कि हम एक ऐसी नज़ीर हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। सवाल यह है कि क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत कितनी है, और अगर विपक्ष विहीन होगा ये लोकतंत्र तो ये कमज़ोर ही होगा, खोखला। ऐसा नहीं है कि भाजपा की इस एनडीए सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकालों में गलतियां नहीं की हैं, उन गलतियों को विपक्ष भुना नहीं पाता। गुजरात के चुनाव जो कि साख का सवाल बन गए थे मोदी और शाह के लिए, उसमें मोरबी जैसा हादसा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वहीं पर जान बचाने वाले व्यक्ति को वो विधायक का टिकट देकर जितवा ले जाते हैं, और समूचा विपक्ष उस मुद्दे को भुनाकर हरवा नहीं पाता है भाजपा को। तो ये विपक्ष की कमजोरी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर वो देखिए, आईटी सेल भाजपा का भी मजबूत है, कांग्रेस का भी मजबूत है, लेकिन जमीन पर संगठन किसका मजबूत है, ये सवाल ज्यादा बड़ा है। अगर आपका सेवा दल खत्म हो चुका है, अगर आपका एनएसयूआई उतना सक्रिय नहीं रहा जितना रहता था, एक जमाने में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नाम युवाओं को याद होते थे। आज आपको पता है युवक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, किस प्रदेश में कौन एनएसयूआई का अध्यक्ष है। संगठन के स्तर पर आप 5-5 चुनाव हारने के बाद भी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नहीं बदल पाते हो। यहां पर धोनी एक मैच हरवा दे तो लोग घर पे पत्थर फेंक आते कि भाई इस कप्तान को बदल दो, मैच नहीं जितवा पा रहा है। तो जब आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, हार की वजहों का निर्मम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निर्ममता दिखाई है निर्णय लेने में। आखिरी बात कह रहा हूं, पहली निर्ममता यह कि वो आडवाणी जिनके अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, उनको किनारे करने में भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषंगी संगठनों ने, गोवा का अधिवेशन सबको याद है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस गुजरात को आज हम बात कर रहे हैं और जो गुजरात मॉडल 2014 की जीत का सबसे बड़ा सबब बना, उसी गुजरात मॉडल ने एक और ऐसी मिसाल पेश की जो पूरी दुनिया की राजनीति में देखने को नहीं मिलती, कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक हर मंत्री को बदल दिया 1.5 साल पहले ही। यह निर्ममता किसी ने दिखाई है? किसी ने इस तरह की ओवर ऑयलिंग की है कि चुनाव अगर जीतना है तो चाहे आंसू बह जाएं पुराने सारे नेताओं के, लेकिन हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम चुनाव हार जाएंगे अगर इनको नहीं बदलेंगे, क्योंकि 99 सीटों का सबक उनके जहन में था। तो जो भी राजनीतिक दल इस तरह के सबक नहीं लेगा, निश्चित ही वो आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर कांग्रेस को सबक लेना है तो वो खुद भाजपा से सबक ले सकती है कि संगठन स्तर पर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो केवल संसद में चिल्लाने से और ट्विटर पर बयान देने से तो पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। मैं आप ही से जयदीप एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कहा निर्ममता दिखानी पड़ेगी, बीजेपी ने निर्ममता दिखाई, तो क्या आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर वो डिक्टेटरशिप नहीं है जैसी बीजेपी के अंदर है? जो नरेंद्र मोदी तय कर देते हैं वो नीचे तक चला जाता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी डेमोक्रेटिक रह जाते हैं, इसीलिए वो फेल हो गए। क्या ऐसी निर्ममता की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने आज ही देखा, आज ही हमने CWC में देखा, राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव होना चाहिए। और CWC ने राहुल गांधी के कहने के बावजूद कल रेजोल्यूशन पास करा लिया कि चुनाव नहीं होंगे, खड़गे साहब तय करेंगे CWC कौन होंगे। तो क्या ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक हो गया? मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत एनालिसिस है। ये डिक्टेटोरियल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। देखिए, गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए फेविकॉल का काम करता है। जब ये फेविकॉल हट जाता है तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाती है। पहले भी तिवारी कांग्रेस बनी, माधवराव सिंधिया भी अपनी अलग दल बना कर चले गए। तो गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन देश की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस जितनी जल्दी ये समझ लेगी एक मजबूत विपक्ष इस देश को मिल जाएगा। निर्ममता ये कि चाहे किसी और को अध्यक्ष बनाने से दूसरे, अगर दिग्विजय सिंह बन जाएंगे तो उनके विरोधी हट जाएंगे, हट जाने दीजिए। निर्ममता ये, गांधी परिवार तो पीछे इसलिए जा रहा है कि बार बार हमले हो रहे हैं और हर हार के बाद ठीकरा गांधी परिवार पे फूट रहा है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। सोनिया गांधी उतनी सक्रिय नहीं जितनी उनको होना चाहिए, राहुल गांधी बहुत कोशिशें करके भी उतने सफल नहीं हो, उनकी इमेज देश में वो बन नहीं पाई जो बननी चाहिए। मेहनत उन्होंने बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है, उस मेहनत का क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन उनका ऑरा उस लीडर का, उस पॉलिटिशियन का नहीं बन पाया। वो हमेशा एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के सामने ही इस देश के सामने आए, इसलिए वो खुद को बैकवर्ड इसलिए ले जा रहे हैं कि लेकिन निर्ममता इसलिए कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पहले तो जरूरी है कि हार के कारण क्या हैं। हार के कारण यह है कि संगठन स्तर पर आपने उन नेताओं को आगे नहीं बढ़ा, आपस में ही उनकी सिर फटवल है ना। एक उनका धड़ा चाहता है कि युवा नेतृत्व आगे आए, जो कोटर पूरा सोनिया गांधी के आसपास बना हुआ है पुराने नेताओं का, वो चाहता है कि पुराने नेताओं का दबदबा कायम रहे और उनकी दुकानें बंद ना हो। तो इस पुराने कोटर वर्सेस नए की जो लड़ाई है उसमें निर्ममता से निर्णय लेने होंगे। डिक्टेटोरियल नहीं है ये सच्चाई से आंख मिलाना है, सच का सामना करना है। की बात कर रहे हैं, अरे इतना निर्मम निर्णय लिया राहुल गांधी ने, इतनी भारी सर्दी में सब जैकेट वैकेट उतार दिए, टी शर्ट, अब इससे निर्मम क्या निर्णय ले? आप क्या चाह रहे हैं कि बिना कपड़े के घूमे?
भैया जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो मोटिव होना चाहिए था, जो मैसेज देना चाहिए था, वो सारे मैसेज किनारे चले गए। सबसे बड़ा मैसेज क्या? टी शर्ट में एक योगी घूम रहा है। तो आप इससे निर्मम क्या उम्मीद कर रहे हैं? टी शर्ट को कांग्रेस ने मुद्दा कहाँ बनाया? टी शर्ट को तो विरोधियों ने मुद्दा बनाया कि ये टी शर्ट के अंदर टी शर्ट पहनता है, झूठ बोल रहा है। ये तो बीजेपी के लोगों ने ट्रोल किया, शुरू किया। टी शर्ट आई, टी शर्ट में योगी आया, तब टी शर्ट के भीतर टी शर्ट आई। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा बन गया। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक कमजोरी है। मुद्दे बनने चाहिए थे सरकार के खिलाफ, मुद्दे बनने चाहिए थे राहुल गांधी की यात्रा। और सचमुच मैं मानता हूं निजी तौर पर, आजाद भारत में इतनी शानदार यात्रा किसी नेता ने लगातार नहीं की। लेकिन राहुल गांधी मुद्दे छोड़कर दूसरी तरफ चले गए और उनके जो मैनेजर थे, भैया कॉपी करो, लेकिन ये टी शर्ट में योगी ये काम नहीं करने वाला है भाई। देश बड़ा आगे चला गया है। बहुत लोग हैं जो योग वोग करते हैं तो ऐसे घूमते हैं ठंडी। आप कुछ बोल रहे थे जयदीप की बात पे, मैं आता हूं। देखिए, निर्मम निर्णय नेतृत्व तब ले पाता है जब नेता के नाम पर वोट आता है। इंदिरा गांधी लेती थी निर्मम निर्णय। वो लीडर ऐसा होना चाहिए, वही उसके मैं पास बहुमत होना चाहिए ना पीछे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, इस देश में नेता के नाम पर वोट पड़ता है, नेहरू के जमाने से। संगठन की दृष्टि से कांग्रेस मास पार्टी थी, हाँ। और संगठन कैडर बेस्ड पार्टी जो है जनसंघ थी, और सीपीएम थी। जनसंघ सत्ता में कब आई? बीजेपी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में नेता का उदय हुआ। और जब अटल जी का युग खत्म हुआ तो 10 साल संगठन सत्ता से बाहर रही, कैडर होने के बावजूद, संघ के बावजूद। जब नरेंद्र मोदी के रूप में नेता का उदय हुआ तो सत्ता में आई। इसी तरह कांग्रेस पार्टी नेहरू और इंदिरा गांधी और शास्त्री जी और राजीव गांधी तक सत्ता में रही। और उसके बाद कम्युनिस्ट जब तक ज्योति बसु रहे तो लगता था इनका किला अभेद्य है, और वही किला ज्योति बसु के हटते ही बिल्कुल बिखर गया। आज बंगाल में उनके एक सीट नहीं है। तो इस देश में अवतार पूजा का देश है। यहाँ लोगों को एक नायक चाहिए। राहुल गांधी अभी तक वो नायक नहीं बन पाए। बन सकते हैं, ये काबिलियत है उनमें। देखिए, बताइए ना। देखिए, प्रयास किया उन्होंने इस यात्रा के अभी भी 50 साल की उम्र है। नहीं, लेकिन अभी निर्णय पे कैसे पहुंचेंगे आप? टेस्ट क्या है? टेस्ट तो इलेक्टोरल टेस्ट तो कर्नाटक का चुनाव होगा ना। हाँ। तो अभी हम कैसे कहते हैं यात्रा फेल हो गई? अभी ठीक है, आपको पसंद नहीं आई, आपके हिसाब से फेल हो गई, किसी को पसंद है उसके हिसाब से सफल हो गई। ये अलग अलग व्यू हो सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी। मैं उसको ये नहीं मानता कि वो सामाजिक, ये सब बेकार की बातें हैं। राजनीतिक पार्टी अगर अखंड रामायण भी कराए तो राजनीति की होती है, वो भागवत कराए तो राजनीति की होती है। तो ये राजनीतिक यात्रा थी। उसका पहला टेस्ट कर्नाटक का चुनाव होगा, क्योंकि 18 दिन कर्नाटक में रहे हैं वो। मल्लिकार्जुन कर्नाटक से आते हैं अध्यक्ष। दोनों टेस्ट कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना खड़गे को, और राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक के चुनाव में होगा कि कैसे नतीजे आते हैं। नंबर 1 पहला टेस्ट, तब हम उस पर मीमांसा करेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई। दूसरी बात यह है निर्ममता के निर्णय की बात, जैसे मोदी जी ने गुजरात में लिया निर्ममता का निर्णय। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। राजस्थान में एक बार मुख्यमंत्री बदला जाना था, इंदिरा गांधी के जमाने की बात है। माखनलाल फौजेदार पर्यवेक्षक बन के गए। उन्होंने विधायकों से वोट कराया कि किसके नाम पर आप चाहते हो। किसी के नाम पर 10 विधायक, किसी इंदिरा गांधी के पास गए, एक पर्ची में एक नाम लिखा था खाली। इंदिरा गांधी का इसको बनाओ एक पर्ची वाले को। ये है निर्ममता। वो कर सकती थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने लिया था निर्ममता का निर्णय पंजाब में। निर्मम निर्णय लिया था कैप्टन को हटा के और चन्नी को बनाने का, फेल हो गया क्योंकि साथ में सिद्धू जी अटक गए। तो निर्ममता के साथ साथ राजनीतिक कुशलता भी जरूरी है, और राजनीतिक कुशलता का अभाव कांग्रेस नेतृत्व में है और जड़ता है। प्रवीण, आप लगातार इस पर शोज कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जितनी प्रवीण तिवारी ने दिखाई, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम चैनलों पे इतनी देख पाया मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो भी है, आपके पास फीडबैक आ रहे होंगे, आपके पास लाइक्स बढ़ रहे होंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है, खबरों के खिलाड़ी होने के नाते, क्या राहुल गांधी जिस मिशन पे निकले थे वो कामयाब हो पाएगा 24 तक आते आते, या बहुत कुछ करना बाकी है? हम जब यूपी का इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे, 2006-07 की बात है, राजूपाल हत्याकांड जो आज बड़ा छाया हुआ, योगी जी काफ़ी बोले हैं, और उसके गवाह को आज मार दिया। हाँ, कल मार दिया, गोली मार दी गई। वो आज खबर, उसका सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। अब हम चौंक गए विनोद जी उसको देख के। 18 साल हो गए उस बात को कि हम वो कवर करने गए थे। 18 साल पहले योगी जी क्या थे? सांसद थे। योगी जी फोनो वोनो दिया करते थे न्यूज़ चैनल पर, त्रिपाठी जी भी जानते होंगे। हम रंगरूट थे, आप हमारे साथ बैठा करते थे। 18 साल गुजर गए, हम ये सोच रहे थे बैठ के पत्रकार के नाते। अब राहुल जी, उनका करियर एग्जैक्टली यूं तो अमेठी के सांसद कब से बन रहे हैं और राजीव जी के बेटे हैं तब से राजनेता। वो जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से राजनेता, यूं देख लीजिए। वैसे कायदे से देखा जाए
उनकी असली लड़ाई शुरू हुई 2014 से, जब प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष उनको कांग्रेस का चेहरा बनाया गया कि बीजेपी का ये चेहरा तो कांग्रेस का ये चेहरा। सोनिया जी यूपीए 1 यूपीए 2 को तब सक्सेसफुली लेकर आई जब कोई मानता नहीं था कि सोनिया गांधी नेता भी हो सकती हैं। गुड़िया बोलते थे, इटली की डॉल और पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। और यूपीए 1 यूपीए 2 चल गया, मनमोहन सिंह बोला गया और वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। ये भारतीय राजनीति है, इतनी जल्दी आकलन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज जो हैं वो तो कोई उनके समकक्ष नेता है ही नहीं और बन भी नहीं सकता अभी जब तक हैं। ये बात, इसको भूल जाइए। हम आपको बहुत स्पष्ट बात ऐसे बता रहे हैं कि ये जैसे भारत जोड़ो यात्रा का हमको जनता की नब्ज समझ में आती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कूदे कूदे पड़े और जहां जाते थे वहां हमको लगता था, लेकिन हमने आके जयदीप जी को चिट्ठी पे लिख के दिया 270 275 सीटें आएंगी। हमने इनको कागज पे लिख के दिया, वो सीटें आई और तमाम आकलन हो रहे थे। हम लोगों के बीच गए, हमको अंदाजा हो गया था कि बीजेपी वो नहीं कर पाएगी जो करा था पहले, लेकिन बीजेपी जीतेगी क्योंकि वोटों का, आपसे भी बात हुई थी, वोटों का पोलराइजेशन होगा। राहुल गांधी पर अब आ जाते हैं जो कि मूल मुद्दे का विषय है। अभी अधिवेशन चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं बदला, ये कहना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं बदला, ये कहना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता बना दिया, ये कहना भी गलत है। लेकिन राहुल गांधी में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है, ये एक बैलेंस कमेंट हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा ने उनको एक इमेज दी है। वो जो दाढ़ी टी शर्ट जो भी कह लीजिए मजाक, उन्होंने खुद ही कहा, हर जगह जाके कह रहे हैं हमको पप्पू कहने के लिए मशीनरी लगाई, करोड़ों पैसा रुपया लगाया। बात सही भी है। एक अभी देखिए आप, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देख रहा था, कोई उनका मजाक उड़ाने के लिए कोई चीज़ करता था वो उल्टी पड़ जाती थी। स्मृति ईरानी जैसे ही बोली कि वो विवेकानंद के ही नहीं गए, जिसका त्रिपाठी जी ने जिक्र किया, सबसे पहले वो वीडियो डाला गया कि उन्होंने जाके माल्य पुष्पार्पण किया गया। फिर उनकी वो बेरी बेरी टी शर्ट जो थी, वो जो जूता था उसके लिए बोला गया तो बता दिया गया कि भैया अब यही टी शर्ट पहनकर चले। वो टी शर्ट देखिए तो आप श्रीनगर तक जलवा कायम रहा उसका। इससे अच्छा प्रचार मिला। लेकिन बड़ी कमजोरी राहुल गांधी की ये है कि इस ट्रैक्शन को बरकरार नहीं रख पाते। अब कहाँ चलेगा, वो स्कीइंग पर चले गए वापस। अब अधिवेशन के बाद क्या होता है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कितनी और जो आपने कहा, क्योंकि ज़्यादातर विषयों पर बात हो गई है, 2023 का सेमीफाइनल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये नॉर्थ ईस्ट। अभी हमें 1-2 तारीख को आप सब लोगों से भी हम 2 तारीख को आपसे चर्चा करेंगे, 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तो 2 तारीख को काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि जो आप मेघा जी ने शुरुआत में कहा, विपक्षी एकता की जो बात है, विपक्षी एकता क्या है? जहाँ कांग्रेस कमजोर हुई वहीं तो खड़ी हुई है ममता बनर्जी, वहीं तो खड़े हुए केजरीवाल, वहीं तो एंट्री हो रही है केजरीवाल की। वहीं समाजवादी कौन आ जाएगा अभी कि भैया हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, तुमको मजबूत कर देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो कोई करने वाला नहीं। तो फाइनली ये है, राहुल गांधी भी बोल चुके, ममता बनर्जी मजबूत कर रही है बीजेपी को। मेघालय में परसों का कमेंट है। ये विपक्षी एकता वगैरह कोई मिहिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुल निचोड़ जो समझ में आ रहा है, क्या ये तरीका हो सकता है विपक्षी एकता का? मैं एक नया शगुफा छेड़ रहा हूँ आज खबरों के इस कार्यक्रम में, खबरों के खिलाड़ी में, कि राहुल गांधी खुद आगे आए और कहें कि 2024 में कांग्रेस एक गठबंधन बनाएगी जिसका नेतृत्व मैं नहीं करूँगा। हम सब आए बैठें, केजरीवाल आए, ममता आए, अखिलेश आए, नीतीश कुमार आए, सब आए बैठे, हम सबको एक साथ लेकर आते हैं, मेरे घर पे आए, मैं खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, मैं अगुवाई नहीं करूंगा, आप आपस में बैठ के एक नेता तय कर लीजिए। वो शरद पवार होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता होंगी, कुछ होंगी, अपने आप को विड्रॉ कर लें। जैसे सोनिया गांधी ने 4 में ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं होंगी, तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया इटालियन वाला, उसकी हवा निकाल दी। क्या ये तरीका हो सकता है? जब कभी भी इस तरह की बात होती है तो जनता को एक चेहरा जो है वो चाहिए होता है। आज के डेट में मोदी जी जिस तरह के चेहरे हैं उसके अपोजिट के लिए चेहरा चाहिए। तो मैंने शुरू में भी कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसकी जगह पे इसके साथ साथ अगर ये, क्योंकि विपक्ष जोड़ो यात्रा वो तो विपक्ष जोड़ो एकता के हिसाब से आप कुछ करते हैं ऐसा मंथन, अभी तो थोड़ा वक्त है, मतलब थोड़ा 2 महीने 4 महीने में, जिसमें एक चेहरा जो कि सबको मंजूर है वो चेहरा विपक्षी पार्टियों का सामने आएगा, तो जनता को एक भरोसा होगा कि अगर मोदी के को वोट नहीं देना है तो किस चेहरे को वोट देना है, तो इस XYZ चेहरे को वोट देना है। और ये चेहरा जो हाल के दिनों में जिस तरह से हुआ है कि राहुल गांधी, मान लीजिए राहुल गांधी की छवि, राहुल गांधी की इमेज, राहुल गांधी को लेकर लोगों में भरोसा इस तरह का नहीं बन रहा है, तो वो चेहरा कोई दूसरा भी हो सकता है। नीतीश कुमार हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, बहुत चेहरे हैं। किसी एक चेहरे पे रजामंदी के साथ अगर आप लाएंगे तो मे भी
कि सिचुएशन थोड़ी सी कांग्रेस का ही कोई दूसरा चेहरा हो सकता है। कांग्रेस का भी दूसरा चेहरा अभी हो नॉन सकता है। राहुल, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह खड़गे साहब अध्यक्ष है ना, तो वो लेके आइए। और आज देखिए महाधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, उसमें कई मुद्दे मैं भी देख रहा था, वो ये मुद्दा। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कांग्रेस जिन मुद्दों को अपने महाधिवेशन में उठा रही है, क्या उन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी कांग्रेस, और उन मुद्दों से जनता के दिल को छू पाएगी, या फिर वो कब्र और इस तरह के कमेंट और इस तरह के मतलब व्यक्तिगत जो आप एलिगेशन लगाते हैं या हमला करते हैं उसकी तरफ साइड ट्रैक, क्योंकि उससे कांग्रेस को कभी फायदा नहीं हुआ। मणिशंकर अय्यर के बयान देख लीजिए, किसी के भी देख लीजिए, जब कभी भी आप मोदी जी का व्यक्तिगत विरोध करेंगे तो उससे आपको उल्टा पड़ेगा। वो तो उसको छोड़ के आप विपक्ष की जो राजनीति होती मुद्दों वाली, उस राजनीति को करिए और सबको जोड़ने। पवन खेड़ा के साथ जो हुआ उस दिन एयरपोर्ट पे, जिस तरीके से डिप्लेन किया गया, उतारा गया, फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, आपने उसका जिक्र तो कर दिया कि उनको नारे लगे और गलत हुआ, मोदी जी को उससे फ़ायदा हो गया। पर पवन खेड़ा के साथ जो कुछ किया, 3-4 जगह मुकदमे हो जाना, गौतम दास बोला, उन्होंने वहीं पर माफ़ी भी मांग ली उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या पवन खेड़ा इनोसेंट थे? क्या पवन खेड़ा ने जानबूझ के बोला? आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? देखिए, उसमें दोनों गलतियां थी। पवन खेड़ा ने जो कुछ भी बोला और जिस तरह से बोला, वो ना बोलते तो अच्छा होता, मतलब मेरी व्यक्तिगत हाँ, ठीक राय है, वो ना बोलते तो अच्छा होता। लेकिन उसके जवाब में जो इन लोगों ने नारे लगाए वो भी गलत थे। वो भी एक प्रधानमंत्री की जैसे, वो तो 100% गलत, उसमें तो कोई। लेकिन आप एयरपोर्ट के अंदर घुस के प्लेन से डिप्लेन कर रहे, वो भी गलत है। आपको करना था तो पहले ही पकड़ लेते भाई, जहां पे उसने लगाया वहीं पे पुलिस भेजते, वहीं से उठा लेते कि तूने क्या बोला भाई, चल यहाँ से पुलिस। आप एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर जाने से पहले 50 प्रोसेस है, आप किसी जगह पे, वो फिर एक तमाशा और ड्रामा हो गया। मतलब किसी छोटी सी बात को आप राजनीतिकरण। क्या हर्षवर्धन जी, मैं इस पर आपके कमेंट जरूर चाहूँगा। चाहे नेहा सिंह राठौर का मामला उत्तर प्रदेश में हो, यूपी में काबा, या पवन खेड़ा के मुंह से निकला वो शब्द जिसको लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या अब विरोध करने पर गिरफ्तार हो जाना नया ट्रेंड है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, जैसा कि बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी जो नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा गया। कल को अगर अखिलेश यादव सारे गानों को अपना प्रचार सामग्री बना देंगे तो क्या कर लेंगे? योगी आदित्यनाथ क्या कर लेंगे? भाजपा क्या कर लेंगे? तो किसी भी विरोध के स्वर को आप इस तरह से दबाने डराने की कोशिश करते हैं, ये तो मूर्खतापूर्ण है। सत्ता में बैठे थोड़ी बहुत मूर्खता आ जाती है। पवन खेड़ा वाला मामला अलग है। उनको जैसे डिप्लेन किया गया वो गलत तरीका था, बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन पवन खेड़ा ने जो किया वो शर्मनाक है। पवन खेड़ा ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलनी चाहिए, और वो कोई माफी वाफी नहीं मांगी। पूरा वीडियो चलाइए, मैं तो कहूंगा जब मैं बोल रहा हूं उस वीडियो को चलाइए। वो अंदाज, वो गंदगी पवन खेड़ा के दिमाग में थी। वो गौतम दास, वो मतलब जो तरीका था शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री के नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं उस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा, सॉरी क्या गौतम दास, अच्छा नहीं नरेंद्र, और उनके चेहरों को आप देखिए। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों मामलों को जोड़ के मत देखिए। नेहा सिंह राठौर या कोई भी विरोधी स्वर सरकार के खिलाफ है, उसके यहां पुलिस आ रही है तो गलत है। लेकिन पवन खेड़ा बड़े नेता हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको विरोध करना है तो करे ना मोदी का विरोध, लेकिन उनके पिता का गलत नाम लेना, इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये विरोध तो एक मेघा जी, मैं एक मेघा जी, एक बात ये जो अभी त्रिपाठी जी ने कही, एग्जैक्ट बाइट समझिए। उन्होंने सिर्फ गौतम दास नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि चलिए नाम जो भी हो, काम तो गौतम दास का ही कर। मैं यही कहना चाह रही थी, उनके यही कहते हैं। भाई सुनो, कांग्रेस तो गौतम अडानी पर घेर ही रही है ना भाजपा को। नहीं तो आप किसी के पिताजी के नाम को आप बदल देंगे क्या? आप प्रधानमंत्री मोदी के पिता को ये कहकर आप उनका विरोध करना चाहें, उनके मृत पिता के बारे में आप इस तरह की बात करना चाहें, ये कोई स्वीकार नहीं। अगर एक बार कहते ना, मैं इस सारे विमर्श में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि ये जो हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष पहले तो अपनी बुद्धि दुरुस्त कर ले। जब भी मुद्दों से भटकेगा चुनाव तो उसका फायदा भाजपा को या जो भी सत्ता में बैठा होगा उसको होगा। जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो चाहता है कि विकास मुद्दा ना बने चुनाव में, मौत का सौदागर मुद्दा बने, चाय वाला बन जाए, कब्र और सब्र बन जाए, पिता का नाम लेकर तो ये सारी सावधानी असल में विपक्ष की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जबानी
जंग को चुनावी मुद्दा नहीं बनने दे, महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार। अभी मीर जी सही कह रहे थे, हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठने से पहले टेलीविजन देख रहे हैं, खड़गे जी किसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना में दवाई नहीं मिली, कोरोना में लोगों को दिक्कत हुई। अब जब दुनिया भर में ये बात सामने आ चुकी है कि ऐसी महामारी जिसमें दुनिया की बड़े से बड़ी हेल्थ केयर की सिस्टम फेल हुई, हमारे यहाँ भी कमजोरियां हुई, हमारे यहाँ भी दिक्कतें हुई, लेकिन हमारी वैक्सीन के बेनिफिट को सामने लाया गया है। और कोरोना को लेकर जनता के मन में क्या उतनी नाराजगी है जितनी खड़गे जी मंच से कह रहे हैं? तो जनता का मन नहीं भाप पाने की सजा विपक्ष को मिलेगी। और आप जबानी जंग को मुद्दा मत बनने दीजिए, अगर विकास को मुद्दा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हर्षवर्धन जी ठीक कह रहे हैं, जो हम हमेशा से सुनते आए, कोई सा भी दल हो, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब सत्ता में बैठते हैं तो दिमाग खराब होता है, लेकिन उस दिमाग खराब होने को बुलाने के लिए सामने कौन है? और अगर कोई नहीं है तो उस विकल्पहीनता का फायदा तो सत्ता को मिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि जब एक मुद्दा चीज, आई विल लेट यू स्पीक। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, पवन खेड़ा को सजा मिलनी चाहिए। हम सातों लोग इस बात को लेकर सहमत हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हस्तक्षेप है। जिस तरीके से उन्होंने किया ना वो गलत है। उनको सजा मिलनी चाहिए ना, सजा मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी का तरीका गलत हो सकता है। मेरा एक हस्तक्षेप बहुत ओछा काम किया है उन्होंने, जिस मेरा एक तरीके से हस्तक्षेप है। वो घूमकर- मेरा हस्तक्षेप ये है कि पवन खेड़ा ने जो किया निहायत निंदनीय, शर्मनाक और दंडनीय भी है, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तेजिंदर बग्गा ने नेहरू पे जो ट्वीट किया था उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। नेहरू भी इस देश के प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस तरह का ट्वीट है वो भी प्रवक्ता हैं, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ इस तरह की बदतमीजी करे, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे तेजिंदर बग्गा हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, उसका संज्ञान लेना चाहिए। सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबके खिलाफ होनी चाहिए। मेघा, आप कुछ बोलना चाह रही थी? मेरा सवाल, वैसे तो ये स्लिप ऑफ टंग जो कांग्रेस बार बार कह रही है, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आप पूरी बाइट को अगर ठीक से देखेंगे तो एक बार उनके मुंह से निकलता है मोदी गौतम दास, और फिर वो पीछे घूमकर वापस पूछते हैं कि ये गौतम दास है कि क्या है, कोई कहता है दामोदर दास, और फिर उस पे वो कहते हैं पर काम तो ये गौतम दास जैसा करते। तो आप प्रधानमंत्री के पिता के बारे में बात करें इस तरीके से लाइव टेलीविजन पे, पहले तो ये प्रधानमंत्री क्या, हर एक का पिता महत्वपूर्ण है। आप ये स्लिप ऑफ टंग नहीं, पहली बात स्लिप ऑफ टंग नहीं। मेरा सवाल पिता या माँ के बारे में आप देखिए बाइट में आपको लगेगा कि ही इज ट्राइंग टू मेक दैट पॉइंट कि ऐसा ही है कि वो आप नाम जोड़ने की कोशिश करें नरेंद्र मोदी की गौतम अदानी से। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल यहाँ पर है, जब आप कहते हैं विपक्ष एकता और मुद्दा क्या है, और आज खड़गे जी बात कर रहे हैं और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की तो आज बात करें, महाधिवेशन है, ज्यादा समय है बोलने के लिए तो वो बाकी चीजें बोल रहे हैं, पर वो एक बात क्या कहते हैं, बार बार उनकी स्पीच आप सुनिए, वो एक बात क्या कहते हैं, हम सबको साथ आकर नरेंद्र मोदी को हराना है, हम सबको साथ आकर बीजेपी को हराना है। ये आपका मुद्दा है कि आपको बीजेपी को हराना है? ये आप, या फिर आप देश के नौजवान और लोगों को ये बताएंगे कि आपकी विजन क्या है आगे, आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, आप देशवासियों के लिए क्या करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, हराने के लिए आपके सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेता है। आप इसलिए साथ आना चाहते हैं क्योंकि आप इतने छोटे सब इतने कमजोर हैं, आपको पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला, तो हम सब साथ आओ, उसको मारो, उसको भगाओ, उसको हटाओ। अगर आप किसी को हटाने के लिए आ रहे हैं तो माफ कीजिए, मेरे जैसा सोचने वाला इंसान आपके पास नहीं जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि आप मेरी जिंदगी या देश का पूरा फ्यूचर है वो आप कैसे आगे, व्हाट इज योर विजन, वेयर इज द रोड मैप? आगे कोई रूपरेखा नहीं दिखती है मुझे, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है। आपको किसी को हराना है, उसके लिए आप साथ आएंगे तो वो बिल्कुल मैं इसमें दे द काउंटर पॉइंट, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट विद यू। दो तीन चीजें आपकी बात पे। पहली बात, कांग्रेस ने पवन खेड़ा के एपिसोड पर पुराने वक्तव्य निकाल दिए जो नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे सोनिया गांधी के बारे में, चाहे वो गाय वाला मामला हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड वाला मामला, ऑल दोस थिंग। ये साबित करने की कोशिश की कि इन्होंने भी बदजुबानी की है, जो चीजें हो चुकी है पास्ट में। दूसरा काउंटर पॉइंट, आपने कहा कि विजन क्या है। कांग्रेस पार्टी ने कल अपने जो अधिवेशन चल रहा है आजकल में, उसमें क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात की। उन्होंने कहा अडानी के मामले पर कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोशल सेक्टर की स्कीम्स को आगे बढ़ाएंगे, हम उसको लेके आगे चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में ले भी आई है और बाकी राज्यों में जहां उसकी सरकार है वो ला रही है, उसको वो बड़ा तरीके से पेश कर रहे हैं। इनफैक्ट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, चाहे वो तेलंगाना की हो गई, चाहे वो ममता की होगी, वो भी सोच रहे हैं कि बीजेपी को इस पर घेरा जा सकता है। एक वो विजन दिखा रहे हैं। एक वो उन्होंने किसानों को जो लोन देने की बात की थी, अगर आपको याद हो 14 के 14 या 19 के चुनाव के पहले वो एक किसान पर न्याय योजना लेकर आए थे, 19 में लेकर आए थे, उसको रिवाइव कर, तो वो अपने इश्यूज को सामने रख रहे हैं। पर मुद्दे क्या बन जाते हैं,
कब्र खुदेगी, क्यों मुद्दे क्यों क्या बन बन जाते जाते हैं? गौतम दास का बोला जाना। और क्यों बच जाते ये हैं? क्योंकि वो भी अपने आप ही अपने गलतियों पैर से में कुल्हाड़ी बनाते हैं मार ना, अपनी गलतियों से बनाते हैं। सुमित जी, आप एक पत्रकार हैं, इसलिए आप फाइन डिटेल्स की बातें कर रहे हैं। यू माइट हैव रेड देयर डॉक्यूमेंट्स। कितने लोग जो सड़क पर टीवी खड़े होकर टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर सुबह ऐसे फ्लिप कर लेते हैं, कितने लोगों को पता है कि इनका विजन क्या है? क्योंकि वो बार बार जब वो बड़े मंच से बातें करते तो यही कहते हैं, हराओ उसको, हराओ उसको, हराओ उसको। माइक 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 माइक। मैं विनोद जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आंदोलन जीवी बड़ी बेहतरीन किताब है, वो बहुत मोटा वो है, दस्तावेज है। आपको लग रहा है कोई आंदोलन की जरूरत पड़ेगी दोबारा अगर कुछ करना है परिवर्तन? तो देखिए, जब ये सरकार आई थी तब भी आंदोलन ही हुआ था। आंदोलन हमेशा ट्रांजिशन देते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वो सक्सेस नहीं मिल पाई। तो जिस मेघा जी ने जिस पॉइंट पे रोका है, इसी से मुझे ये क्लिक किया कि आपको लगता है अगर कोई ट्रांजिशन चाहिए तो कांग्रेस को ये भारत जोड़ो यात्रा भी एक आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की गई, लेकिन उसको विपक्ष ने ज़्यादातर ये कहा कि ये तो इनका निजी, जैसे नीतीश कुमार का कमेंट है कि ये तो इनकी निजी यात्रा है, हम वैसे साथ में लेकिन यात्रा वगैरह। तो कुछ ऐसा हो सकता है, क्या करना चाहिए, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि हमेशा जब सत्ता बहुत मजबूत होती है तो उसके खिलाफ जनता को गोलबंद करने के लिए आंदोलन होते हैं। इंदिरा गांधी की सत्ता जब ऐसी ही थी जिस मोदी जी की सत्ता है, तो जयप्रकाश आंदोलन हुआ, गुजरात से लेकर के और बिहार तक वो गया, और उसने उसके बाद उस सत्ता पर प्रहार किया, और उसके बाद सारा घटनाक्रम हमारे सामने है। राजीव गांधी अब 415 एमपी लेकर के सरकार चला रहे थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह निकले, और उसके बाद पूरा विपक्ष एक आंदोलन की शक्ल में आया, वो भी आंदोलन हुआ। और उसके बरक्स फिर राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो उससे लगातार कांग्रेस कमजोर होती गई और बीजेपी आगे बढ़ती गई। तो हमेशा राजनीतिक दल आंदोलनों के जरिए ही आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को एक आंदोलन के रूप में इनको लेना चाहिए था। अभी तक वो उसको एक क्या कहते हैं, चैरिटी टाइप जो है कि हम तो सामाजिक, उसके लिए ये एक कमजोरी है उनकी। एक राजनीति, उनको शर्म किस बात की आ रही गई पॉलिटिक्स करके? हाँ, बेशर्मी से राजनीति करनी चाहिए। नहीं, बेशर्मी नहीं, मेरा शर्म से मतलब संकोच किस बात का है? चलिए, गलत शब्द, संकोच किस बात का है? हम एक राजनीतिक दल हैं, एक राजनीतिक कवायद कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कि हम तो सत्ता के लिए आए हैं, और अगर हम सत्ता के लिए कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जो जोड़ तोड़ हम तो भाजपा के नेताओं ने मंच से स्वीकार किया है। तो राहुल गांधी अगर उसमें अपने आप को बड़ा उदारवादी बता के, तो आप सही कह रहे हैं। मैं वही कि कह रहा हूं इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है, आप सत्ता के लिए तो है। एनजीओ वाली मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी हमेशा राजनीतिक कवायद ही करेगी। और भाई देखिए, दूसरी बात क्या है, जैसे मेघा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल, कि जब आपको अपना विजन जनता तक पहुंचाना होगा, जैसे भाई अंग्रेजों को हटाना है, कांग्रेस पार्टी कहती थी ना, अंग्रेजों को हटाना है। ये तो नहीं कहती थी कि हम सरकार में आना है, तो हटाने की बात तो की जाएगी जो मौजूदा सरकार में है। विपक्ष यही करेगा, विपक्ष कभी नहीं कहेगा कि बिना हटाए तो आप आ नहीं सकते। तो जब आप आना चाहते हैं तो किसी को हटाने की बात करेंगे, लेकिन हटाने के साथ साथ आप कैसा भारत बनाएंगे, आपका विजन क्या है, इसको ज्यादा इस पर फोकस करना पड़ेगा, बजाय ये कि जो नॉन इश्यूज हैं उन पर आप फोकस करें। तो जो आप, जैसे आपने कहा, मैं भी जानता हूँ राहुल गांधी के इंटरेक्शन आप देखिए, रघुराम राजन के साथ, राजीव बजाज के साथ, बहुत लोग फॉलो नहीं करते, मैंने लगातार फॉलो किया, तो उसमें बहुत विजन सारी बातें की है। ऐसा नहीं है कि उसमें उन्होंने बताया है कैसे हम बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस करेंगे, कैसे किसानों को एड्रेस करेंगे, हम सहमत होना है, बताया है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे आगे जैसे लोगों को पता है वो नीचे तक कैसे जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी को ओल्ड पेंशन का मुद्दा चला, ओल्ड पेंशन का मुद्दा चला, तो मुद्दे वही चलेंगे जो आप नीचे तक ले जाएंगे। अब न्याय योजना आपकी जो आई चुनाव से पहले, और चुनाव हो गए, लोगों को पता नहीं चला न्याय योजना क्या है। तो ये सब कमजोरियां तो हैं कांग्रेस की। अब गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी तो ये शिकायत है विनोद जी, ये शिकायत है कांग्रेस पार्टी की कि हम जो अच्छी बातें कहते हैं या करते हैं, और खासकर कांग्रेस भी और तमाम विपक्ष भी, कि मीडिया उसको दिखाता ही नहीं है। मीडिया हमको प्लेटफॉर्म देता ही नहीं है, मीडिया को हमको जगह मिलती नहीं है। सारी सोशल मीडिया आपके हाथ में, आपके पास भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं ना, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आपकी ट्विटर है। अब आपको क्या जरूरत है हमारी जैसे मीडिया की? अब आप तो पूरा डिजिटल पे चला गया है। हर्षवर्धन, हाँ, मैं हर्षवर्धन ये बड़ा रोचक हो जाता है जब कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि मीडिया हमें दिखाता नहीं। तो मैं आपको अभी नहीं, पीछे ले चलता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, प्रियंका गांधी जी को प्रभारी महासचिव बना दिया गया था। आधा यूपी प्रियंका जी, आधा यूपी कौन याद है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया जी के खाते में तो एक को सीट थी नहीं, शून्य का शून्य रह गए। प्रियंका जी वाले में 2 सीट थी, सोनिया जी की और राहुल जी की, आधी हो गई। जब प्रियंका जी आई थी तो एयरपोर्ट पे उतरी, और एयरपोर्ट से उतर के चली तो मेट्रो के नीचे नीचे रास्ता चलता है लखनऊ में। जब जाएंगे ना आप तो एक जगह एसयूवी पे दोनों भाई बहन खड़े हुए, राहुल जी और प्रियंका जी।
राहुल जी ने कहा ये हवाई जहाज पे राजनीति करने वाले, हवा में उड़ने वाले सब कांग्रेसी खत्म होंगे। प्रियंका को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं, जमीन की राजनीति करेंगी। कहा गया कोई शीला कौल का घर वर है, कुछ पुताई उताई शुरू हुई, चूना उना। प्रियंका भी नहीं दिखी, वो घर भी है, कहां नहीं दिखा। भैया इंटरवल पॉलिटिक्स से नहीं होती है राजनीति। देश आपको सीरियस राजनेता तो देखे तब तो कोई बात करेगा, फालतू की इसके अलावा सारी बात। देश राहुल प्रियंका को सीरियस नेता के तौर पर देख ही नहीं रहा है। ये इंटरवल पॉलिटिशियन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सहमत है? नहीं, राहुल को इससे अलग करना पड़ेगा अब यात्रा के बाद। प्रियंका को मैं मान रहा हूँ, प्रियंका इंटरवल पॉलिटिक्स से तो मैं सहमत नहीं हूँ। इंटरवल पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और पर्टिकुलरली गांधी परिवार के लिए अगर आप कहें कि इंटरवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो कहीं से नहीं है। पुश्त गुजर गई, सिर्फ राजनीति और देश के लिए काम करते हैं, अलग चीज है। नहीं, अरे भाई, राजा का बेटा राजा, ये थोड़ी ना है देश। राजा का बेटा राजा नहीं, लोकतंत्र है। एक नेता सुबह से रात तक वही काम करता है। और आप कहे कि हमारे घर में 3 प्रधानमंत्री, हमको क्या जरूरत है राजनीति करने की? फिर से चले जाएंगे, घूम टहल के आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है देश। अब ऐसे नहीं, अभी कहाँ घूम रहे हैं? अभी तो लगातार देश में घूम रहे ऐसे हैं। तो वो फोटो आप लोगों ने देखी, कितना सुंदर वीडियो था, मोबाइल वाली कितना बढ़िया वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था। भारत जोड़ो यात्रा का जो हिस्सा। भारत जोड़ो यात्रा थी। अब इससे सुंदर क्या है मोदी जी के प्रचारक है? उसके बाद यात्रा के बाद 2500 किलोमीटर चलने के बाद अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते के लिए हाँ, चला तो जाए उसे तो आप- क्या बुराई है? सुनो सुनो, कौन नेता, क्या जॉर्ज बुश छुट्टी नहीं मनाते? क्या क्लिंटन छुट्टी नहीं मनाते? ओबामा छुट्टी नहीं पर मनाते? मुकाबला तो मोदी और से है ना। अटल जी शिमला जाते थे। विनोद जी, अटल मुकाबला तो मनाते मोदी से है ना, मुकाबला तो अमित शाह से है। मुकाबला भी तो मोदी भी तो जिम कार्बेट में फोटोग्राफी कर रहे थे जब पुलवामा हुआ है। नहीं कर रहे थे क्या? वो छुट्टी क्यों मना रहे नहीं थे? तो छुट्टी थी, वो रिलैक्स था, वो रिलैक्स था ना। छुट्टी कहने के छुट्टी कह के राहुल गांधी की कंपटीशन जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बराक सवाल ओबामा नहीं से है। नहीं सवाल निजी है, जी- नरेंद्र मोदी से सवाल है। नहीं है। और नरेंद्र मोदी छुट्टी नहीं मनाते। नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तब से आज तक मुझे एक पिक्चर, एक वाक्य बता दीजिए जहां उन्होंने छुट्टी मनाया हो। तो प्रॉब्लम तो इनकी ये है कि ये तो इनका कंपटीशन तो ये है, इंसान जो छुट्टी नहीं मनाता। मैं सवाल ही नहीं कर प्रॉब्लम रहा हूं। ये तो व्यक्ति जाना है निर्भर मुझे करता है। यूएस एक हफ्ते के पास। 3500 किलोमीटर चलने के बाद अगर एक हफ्ते के लिए कोई व्यक्ति चला गया तो उसमें आपत्ति हो गई पूरे देश को। ये क्या मतलब है भाई? जी फिर से थोड़ा ठीक कर दूं, लगता है मेरी बात दूसरी तरफ चली गई। विनोद जी नाराज हो गए। नहीं, नाराज नहीं, और विनोद जी नाराज नहीं हुए। हुए। नहीं, मैं इसको Counter point बताता देना हूं। जरूरी है। नहीं, जरूरी है सर। अरे हम आपसे सीखते हैं। मैंने फिर दोहराया, मैंने वो तो जोड़ दिया। और प्रियंका की बात से मैं सहमत हूं। मैंने मैं जोड़ बिल्कुल दिया। सहमत अरे हूं भाई, आपकी मैं बात तो से। आपको वाकया बता रहा हूं ना कि हवाई अड्डे पे उतरी, राहुल गांधी ने कहा प्रियंका को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। अगले विधानसभा 19 वाला लोकसभा बीत गया, 22 वाली विधानसभा बीत गई, कहां है प्रियंका? और उसके बाद भी आप कह रहे हैं वो सीरियस पॉलिटिशियन है। तो न राहुल की बात का मतलब न प्रियंका की। और क्या होता है राजनीति में? हिमाचल प्रदेश तो प्रियंका थी ना, हिमाचल तो संभाली हुई थी, हिमाचल तो जिताया है। तो प्रियंका क्रेडिट क्यों नहीं दिया पार्टी ने? बिल्कुल नहीं। आप देंगे ना, ये तो आपको देना है। दीजिए आप ना। नहीं मान रहे। मैं तो दे रहा हूं। आप नहीं मान रहे करके खराब। मैं फिर कह रहा हूं, अरे भाई मीडिया को देना चाहिए ना। प्रियंका जी का वहां रिसोर्ट बन रहा है, अच्छा है, उस राज्य में सरकार बने, अच्छा है, वहां वो थी लंबे समय तक। लेकिन नेता के तौर पर तो वो प्रभारी महासचिव यूपी की थी ना। नहीं, वो तो आप अभी भी बताइए, है, आप अभी भी कहते है, हैं, लीजिए, अभी भी है। और अभी भी नहीं जा रही हैं। हाँ, नहीं जा रही हैं। अभी भी है और अभी भी नहीं जा रही है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उनको मान ले, तो हम मान लेते हैं। भाई गांधी परिवार से बड़ा नेता कोई नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से आप क्योंकि सबसे बड़े क्रिटिक है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, विपक्ष के नहीं, कांग्रेस क्रिटिक पार्टी है। का क्रिटिक नहीं। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्रिटिक हूं। कांग्रेस पार्टी ही इस देश में भारतीय भाई, जनता राहुल पार्टी का गांधी को विकल्प तो बन बरी कर सकती दीजिए। है। 3800 और किलोमीटर चलने के बाद इसके क्या चाहते हो जान ले। उसे क्षेत्रीय दलों की बैसाखी से बाहर निकलना पड़ेगा, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई शरद पवार जो उसी का हिस्सा खा के बड़ा नेता बन गया, कोई नीतीश कुमार, कोई ममता बनर्जी, कोई केजरीवाल, कोई अखिलेश यादव, कोई केसीआर, कोई जगन मोहन रेड्डी, कोई भी आकर उनको मजबूत करेगा। डीएमके रखने देगा क्या पाऊं तमिलनाडु में? हैसियत नहीं बनाने देगा उनको। मैं कह रहा हूं पहले कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहती है। आप वही कह रहे हैं कि 2050 तक कांग्रेस पार्टी भूल जाए, पहले अपने आप ठीक कर ले, तब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता वो रहे। यही कह रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, जयराम रमेश अगर ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। अगर जयराम रमेश ये कह रहे हैं तो मैं जयराम रमेश की बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता की जरूरत होती है, नेताओं की नहीं। 2029 के लिए कहा। ये सुनिए, हर्षवर्धन जी आप कह बोल, रहे हाँ। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, खुद अपने कदमों पे चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कैसे होगा? आप तो राहुल गांधी को आप खारिज कर दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को खारिज कर दे रहे हैं, तो अपने पैरों पे कैसे खड़े? खड़गे जी है ना, बहुत सुंदर बात खड़गे जी है ना। भैया, हम किसी को खारिज नहीं कर रहे हैं, हमारा भी एक ही वोट है।
लेकिन मूल बात ये कि आप वाटर टेस्टिंग करते हैं। प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, पता चल गया नहीं है हैसियत तो बैठ गई, किसी दूसरे को लड़ा दो। कंसिस्टेंसी, नेता मतलब कह दिया तो कह दिया, 2 वोट पाएंगे, मंच के सामने 2 आदमी है, खड़ा रहेगा। नेता मतलब कहा तो अपने लोगों को लेके कहा कि इससे नहीं टिकने दूंगा। एजेंडा तुम्हें बता दिया है, भाषण करे तो कुछ एजेंडा बता दिया है, और ये एजेंडा हमने देखा है। अरविंद केजरीवाल को भाषण करते थे, मैं अरविंद केजरीवाल का भी क्रिटिक हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में दिखाया कि अगर तय करें तो कैसे सबको उखाड़ के फेंक देते हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं उखाड़ के फेंका है, राजनीति में हम करेंगे, हम बात करेंगे, पंजाब के दृश्य पर बात करेंगे, लेकिन 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार लेके आना, वो भी भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियों के सामने, ये सामान्य बात नहीं थी। ये होता है राजनीति का तरीका। आप अगर प्रियंका गांधी वहां बैठ गई होती, लखनऊ में रह गई होती, 19 से 22 तो बहुत बड़ा समय होता है, चलो अब मान लेते हैं। 23 में हम लोग बात कर रहे हैं, 24 का चुनाव है, चलो अभी तय करो, अभी से तय करो कि कितने राज्यों में कितनी जगह पर कौन कौन नेता फुल टाइमर राजनीति करेगा, वरना ऐसे आप स्किंग उसकिंग करते हैं। एक कमेंट जयदीप मैं आपको लेना मैं चाहूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि प्रियंका गांधी को अगर कंसिस्टेंट राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश में खम ठोक के बैठना पड़ेगा, और नहीं तो ये जो है कि आप हिमाचल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इससे। राहुल गांधी को मैं इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि अब जो है, जो 3800 किलोमीटर की यात्रा के बाद और जो फिर वो निकालने जा रहे हैं पश्चिम से पूरब तक, तो कम से कम प्रियंका से वो अलग है इस मामले में। चलिए आपकी अपनी बात कह दी। मैं वापस अरविंद केजरीवाल पे आ रहा हूं। जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। क्या हमने महाराष्ट्र में देखा, सरकार चलाई कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर, उस घटक पार्टी के साथ कल जाके अरविंद केजरीवाल मिल लिए उद्धव ठाकरे के साथ, उनके घर गए, मातोश्री में गए जहां बाला साहब ठाकरे का सिंहासन है, वहां जाके उनके नतमस्तक हुए, हाथ जोड़े, ये सब तमाम तस्वीरें आ गई। क्या अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए? क्योंकि उस कमरे में आज तक राहुल गांधी नहीं गए, अलायंस में रहे, सरकार चला ली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो सिंह का बेटा है, ये तो शेर का बेटा है। ये तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल बम्बई में जाके कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसे ही करके कांग्रेस पार्टी की जमीन छीन लेंगे, जैसे कि जो बात इशारा कर रहे थे हर्षवर्धन? बहुत अच्छा सवाल किया सुमित जी आपने। देखिए, राजनीति अवसरों का खेल है, यह हर कोई कहता है, और उन अवसरों को भुनाने में जो सबसे चतुर होता है, चालाक होता है और चीते की तरह झपटता है। अब तो चीते आ गए हिंदुस्तान में, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे कूनों में, जो चीते की हाँ 10 और आ गए। हाँ, तो जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी चीते की तरह अवसरों को झपटा, छोटा भाई बनकर राज्य में प्रवेश किया, फिर बड़े भाई बन गए और उस क्षेत्रीय दल को ही खा लिया जिसके साथ उन्होंने समझौता किया। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया, उन्होंने सबक भी लिए हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल पे विमर्श चला गया, हमारा समय भी हो चला है, हमारी प्रोग्रामिंग टीम से इशारे भी आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबक लिया। सबसे पहले जब वो आए तो उनको लगा कि वो बिल्कुल देश की राजनीति बदल देंगे। दिल्ली छोड़ो, वाराणसी में जाके मोदी जी के खिलाफ लड़ लिए, उधर मेधा पाटकर लड़ रही हैं, इधर से कुमार विश्वास अमेठी में लड़ रहे हैं। जो आप बात कह रहे थे कि प्रियंका गांधी लखनऊ में घर बना रही हैं, मैं खुद कुमार विश्वास जी से अमेठी में उनके चुनाव कार्यालय में मिला, मैं यहीं रहूंगा जयदीप भाई, मैं यहीं पे घर बनाऊंगा, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। अब तो वो खैर आम आदमी पार्टी से भी बाहर हो गए जो व्यक्ति। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सबक लिया कि मैं देश के स्तर पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर नहीं लड़ पाऊंगा। ये जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं ना, वो उसी वक्त उत्तराखंड में भी लड़ रहे थे, उसी वक्त पंजाब में भी लड़ रहे थे, गोवा में भी थे। तो जब उनको समझ में आ गया कि जीतेंगे पंजाब में, सारा रिसोर्स एलोकेशन शिफ्ट कर दिया पंजाब में। उत्तराखंड में भी उनके पास अच्छी संभावनाएं थी, अच्छी सीटें ला सकते थे। हमारे उत्तराखंड में अमर उजाला का पूरा नेटवर्क है, फीडबैक अच्छा आ रहा था। लेकिन जब समझ में आ गया कि सारी फोर्स अगर हम उत्तराखंड की बजाय पंजाब में लगाएंगे तो जीतने की संभावना, और देखिए सुपड़ा साफ भी कर दिया। तो जैसे आप कह रहे हैं, अब मैं आपकी बात पे आता हूं, महाराष्ट्र गए हैं, वहां बाल ठाकरे के सिंहासन, तो वो अवसरों की राजनीति को समझते हैं, अवसरों को बनाने में वो लगातार दक्ष हुए हैं। वो एक वैकल्पिक राजनीति का जो जुमला लेकर आए थे अन्ना हजारे के आंदोलन पर खड़े होकर, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सबक सीखे हैं। इसी देश में, इसी दिल्ली राजधानी में 26 जनवरी पर वो धरने पर खुद बैठ गए थे मुख्यमंत्री होने के बावजूद। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि धीरे धीरे फोकस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। गुजरात में इस बार वो गए थे, वहां से सब, तो महाराष्ट्र में अगर वो गए हैं तो उनको समझ में आ गया है कि अभी जो लड़ाई हुई है उद्धव गुट के बीच में और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में, उसको भुनाते हुए और कांग्रेस और एनसीपी की कमजोरी पर खड़ा होकर वो अपनी आम आदमी पार्टी को वहां खड़ा कर सकते हैं। तो निश्चित ही वो अवसरों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझदार राजनेता की पहचान भी होती है। चलिए, इसी नोट पर आप तमाम खबरों के खिलाड़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया वाला कमेंट इनका रह गया, इनके दिल में रह जाएगा। अरे नहीं, बोल क्या दो। होती, बोल ये दो। चलता रहेगा। वैसे मैं बता दूं, खबरों में खिलाड़ी जो है अब अमर उजाला.com पर आप देखते रहेंगे।
खबरों के खिलाड़ी जो हैं, और ये खबरों के खिलाड़ी भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक ये था कि मीडिया कवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, ये जो एक बात आपने तो थी दिया। आपने तो दिया, आपने जो कहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने मीडिया को जानबूझ के ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा किसी भी चैनल पर ना चलाओ, कभी नहीं हुआ कि राहुल गांधी की बात जो है वो मीडिया के जरिए देश के सामने ना पहुंच। ऐसा नहीं कि अकेले मैं दिखा रहा था, प्रवीण तिवारी दिखा रहा है या अमर उजाला, सारा चैनल दिखा रहा है। उनकी टी शर्ट चर्चा में इसीलिए कि वो खबरों में रही। वो जानबूझकर मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता दिखाई देती है वो फैब्रिकेटेड है, और है उनकी लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो खैर दो राय, तमाम सर्वे आ चुके हैं। जब ये खत्म हुआ इनकी भारत जोड़ो यात्रा, 2-3 बड़ी एजेंसियों ने सर्वे किया, उसमें साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कतई कमी नहीं आई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता जरूर 2-3% बढ़ी होगी, पर अभी भी डिफरेंस जो है वो करीब 20-25% का है दोनों की लोकप्रियता के बीच में, जहां तक चेहरों की राजनीति की बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, हर्षवर्धन जी, जयदीप जी, मेघा, मिहिर, प्रवीण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट रहा। कैसे 1-1.25 घंटा निकल गया पता नहीं चला। मन नहीं कर रहा है खत्म करने का, लेकिन बाकी टीम थक गई है, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए खिलाड़ियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।